अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा टॉपिक है शेप ऑफ द यूनिवर्स, यानी कायनात का शेप, उसकी शक्ल। ये टॉपिक का मामला ऐसा है कि जो कुरान की बुनियादी तालीमात से वाकिफ़ हैं उनके लिए इसका जवाब बहुत आसान है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट के लिए ये कई बरस से सरदर्द बना हुआ है। उनके लिए एक मुश्किल तरीन काम है। बहुत जद्दोजहद उन्होंने की कि यूनिवर्स का शेप मालूम करें। कई थियरीज़ उन्होंने दिए और कैंसिल किए, और आज भी उनका ये ख्याल है कि उन्होंने सही बात नहीं की, और उनका ये ख्याल है कि कॉस्मोलॉजी के जितने बुक्स हैं मुमकिन है कि वो किसी लेटेस्ट थियरी के सबब गलत साबित हो जाएं। अब हम इस पर रोशनी डालते हैं, आगे देखें। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले शेप ऑफ द यूनिवर्स, इसके सिलसिले में साइंटिफिक व्यू देखेंगे, कुरान का व्यू देखेंगे, और आखिर में फाइनल वर्ड। इंट्रोडक्शन। यूनिवर्स ज्योमेट्री कैन बी फ्लैट, ओपन और क्लोज्ड, यानी कायनात की जो शक्ल है, ज्योमेट्री है, वो फ्लैट भी हो सकती है। ओपन यानी हाइपरबोलिक को ये लोग ओपन कह रहे हैं। मैं तस्वीर में बताऊंगी कि ये कैसी लगती है। और एक तीसरी शक्ल ये जो गेस करते हैं वो है क्लोज्ड, यानी तीन शेप्स में से कोई एक होगी, इनका ये ख्याल है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक फेट, यानी एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच ज्योमेट्री, यानी कायनात की जैसी शक्ल रहेगी उसका इख्तिताम भी वैसे ही होगा। यानी जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में थियरीज ऑफ एंड ऑफ द यूनिवर्स समझाई हैं, उसी सिलसिले में उसी के मुतालिक कोई ना कोई थियरी यहाँ लागू होगी, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द यूनिवर्स। ये कहना है कॉस्मोलॉजिस्ट का। हैंस कॉस्मोलॉजिस्ट इंटेंडेड टू डिटरमिन द फेट ऑफ द यूनिवर्स बाय मेजरिंग ओमेगा, और इक्विवेलेंटली द रेट एट विच द एक्सपेंशन इज डिसेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग। शेप की तलाश में वो लोग एक पैरामीटर मेजर करते हैं जिसका नाम है ओमेगा, या वो लोग जानना चाहते हैं कि जो कायनात एक्सपैंड हो रही है, जिस रफ्तार से वो एक्सपैंड हो रही है, उस रफ्तार में इजाफा होगा या कमी होगी। अगर ये बात वो जान जाएं तो शेप ऑफ द यूनिवर्स वो समझ सकते हैं, और फिर कायनात का इख्तिताम कैसे होगा वो यकीन से कह सकते हैं। फेट ऑफ द यूनिवर्स डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, यानी कायनात का जो इख्तिताम है वो डिपेंड करता है उसके शेप पर। और भी चंद फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उसके इख्तिताम पर। देखें, फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन डिटरमिनिंग द यूनिवर्स ओरिजिन एंड डिसिसिव फेट इंक्लूड द एवरेज मोशन ऑफ द गैलेक्सीज, यानी जो कहकशाएँ हैं वो किस रफ्तार से भाग रही हैं, दूर हो रही हैं, उसका एवरेज, उनके रफ्तार का एवरेज। द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस कायनात का शेप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो भी उसके इख्तिताम का फैसला करता है। और थर्ड है द मैग्नीट्यूड ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी दैट द यूनिवर्स कंटेन्स। कहा जाता है कि हमारी कायनात में सिर्फ विजिबल मैटर ही नहीं, सिर्फ वो एनर्जीज नहीं जो हमारे मेजरमेंट में आती है, इनके अलावा डार्क मैटर भी है और डार्क एनर्जी भी है, और उनकी क्या मिकदार होगी उस पर भी डिपेंड करता है कि कायनात का इख्तिताम कौन सी थियरी के मुताबिक होगा। डेंसिटी पैरामीटर ओमेगा को मैं मुख्तसरन और आसान तरीके से बताते हुए आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कायनात का शेप कैसा होगा। एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन डिसाइडिंग फेट ऑफ द यूनिवर्स इज द डेंसिटी पैरामीटर ओमेगा। ओमेगा इज डिफाइंड एज, नीचे देखें, ओमेगा इज इक्वल टू एवरेज मैटर डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स बाय द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द डेंसिटी। डिनोमिनेटर में जो है वो एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू मैंने राइट पे ब्लू बॉक्स में दे दी है, ये फिक्स रहेगा। अब जहाँ तक न्यूमरेटर है वो है एवरेज मैटर डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में जो मैटर है जो बिखरा हुआ है वो उसका एवरेज, उसकी डेंसिटी का एवरेज क्या होगा। ओमेगा कैन बी इक्वल टू, लेसर देन और ग्रेटर देन 1। रेस्पेक्टिव यूनिवर्स ज्योमेट्रीज आर फ्लैट, ओपन एंड क्लोज, यानी अगर ओमेगा इक्वल टू 1 है तो वो फ्लैट होगी, लेस देन 1 है तो ओपन होगी, और ग्रेटर देन 1 है तो क्लोज्ड होगी। इसकी तफसील हम फिगर्स के साथ आगे देखेंगे। जब ग्राफ प्लॉट किया गया टाइम वर्सेस एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, तो आप देखें 3 ग्राफ्स है। ऊपर का ग्राफ ओमेगा इज लेसर देन 1 इंडिकेट्स ओपन यूनिवर्स, ओमेगा इज इक्वल टू 1 indicates a flat universe, omega is greater than 1 indicates a closed universe.
फिगर से शेप ऑफ द यूनिवर्स डिपेंड्स ऑन ओमेगा। अब डार्क एनर्जी का डेफिनेशन हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको रिपल्सिव फोर्स भी कहते हैं। 1998 onwards, observations of stars in distant galaxies reflected that we are in a universe whose expansion is accelerating. यानी 98 के जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बाद वाले जो ऑब्जर्वेशंस है जिनमें ये पता चला है कि स्टार्स और गैलेक्सीज बहुत दूर एक दूसरे से जा रहे हैं और उनका एक्सपेंशन की रफ्तार बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो उन्हें समझ में आया कि इनके एक्सपेंशन के पीछे डार्क एनर्जी है। बाय नेचर तो गैलेक्सीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सपैंड होने के बजाय, दूर जाने के बजाय वो करीब आना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो एक्सपैंड हो रहे हैं इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल है कोई डार्क एनर्जी ज़रूर है जो उन्हें एक्सपैंड होने पर मजबूर कर रही है। अब आगे देखते हैं फ्लैट यूनिवर्स। इस तरह से लगेगी जैसा मैंने राइट पे बताया है। अगर ओमेगा 1 है तो ये फ्लैट होगी, सारी यूनिवर्स फ्लैट होगी। In the absence of dark energy, a flat universe expands forever, but at a continually decelerating rate, with expansion asymptotically approaching zero. यानी ये फ्लैट यूनिवर्स है, ये फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, इस कदर फैल जाएगी कि आखिर में इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाएंगे। द फेट ऑफ द यूनिवर्स इज द सेम एज एन ओपन यूनिवर्स, दैट इज बिग रिप। यानी ओपन यूनिवर्स का भी फेट, उसका इख्तिताम बिग रिप से होगा, इसका भी इख्तिताम बिग रिप से होगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि बिग रिप में सारा आसमान की हर चीज़ छोटे से छोटे पार्टिकल की शक्ल में बिखर जाएगी, इंतहा तक बिखर के अपने आखिरी मुकाम पर ठहर जाएगी। ओपन यूनिवर्स, ये दरअसल हाइपरबोला को ओपन कहते हैं। यहाँ राइट पर देखें, इस तरह से लगेगी। द शेप ऑफ द यूनिवर्स इज ओपन that is negatively curved like the surface of a saddle. इन्हें जैसा घोड़े की जीन होती है वो जीन के मिसल इसकी शक्ल होगी। The geometry of such a universe is hyperbolic without dark energy. यानी अगर यूनिवर्स में डार्क एनर्जी ना होती, a negatively curved universe expands forever with gravity negligibly slowing the rate of expansion. तो होता क्या कि कायनात हमेशा हमेशा के लिए फैलती चली जाती और ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता रेट ऑफ एक्सपेंशन पे। विथ डार्क एनर्जी द एक्सपेंशन नॉट ओनली कंटिन्यूस बट एक्सेलरेट्स। अगर डार्क एनर्जी हमारे कायनात में है तो ये एक्सपेंशन सिर्फ बढ़ता ही नहीं जाएगा बल्कि इसकी रफ्तार वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। द अल्टीमेट फेट ऑफ एन ओपन यूनिवर्स इज आइदर यूनिवर्सल बिग चिल और द बिग रिप। और इसका इख्तिताम या तो सारी कायनात इंतहा तक फैल कर फ्रीज हो जाएगी या ये भी इस बिग रिप पर ख़त्म होगी। Closed universe. When omega is greater than 1, then the shape of the universe is closed like the surface of a sphere, जैसा आप राइट पर देख रहे हैं। The shape of the universe can be on a very large scale elliptic, ज़्यादा से ज़्यादा elliptic हो सकती है, यानी थोड़ी सी चपटी भी हो सकती है। In a closed universe, gravity at a certain point of time stops the expansion of the universe. मैंने आपको समझाया था कि अगर कायनात बहुत ज़्यादा फैल गई और वो क्लोज्ड है तो एक जगह पर फट जाएगी, after which it implodes into itself and starts to contract until all matter in the universe collapses to a point, a final singularity termed the Big Crunch or the reverse Big Bang. यानी फट जाएगी और फिर सारा मैटर एक पॉइंट पर आ जाएगा जिसको हम बिग क्रंच भी कहते हैं और रिवर्स बिग बैंग भी कहते हैं। ओल्ड थियरीज देखते हैं एक नज़र, चूँकि ये 2018 तक भी प्रिवेल करते थे। ओपन थियरी के बारे में देखें, टिल रिसेंटली यानी टिल 2018 इट वॉज बिलीव दैट द यूनिवर्स इज ओपन, दैट इज हाइपरबोलिक। एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स सिंस 7.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग हैज़ बीन सजेस्टिंग ओपन यूनिवर्स। यानी इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया कायनात के एक्सपेंशन के सिलसिले में, उनको अंदाज़ा हुआ कि यूनिवर्स ओपन है। सेकेंड थियरी देखें, फ्लैट थियरी। हाउएवर अदर रिसेंट यानी 2018 मेजरमेंट्स बाय विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रोपी प्रोब सजेस्ट दैट द यूनिवर्स इज आइदर फ्लैट और वेरी क्लोज टू फ्लैट। यानी ये दूसरी थियरी कहती है कि यूनिवर्स फ्लैट है। ये थियरीज 2018 तक प्रिवेल करते रहे, लेकिन अब ये गलत साबित हो चुके हैं। हम इसकी वजूहात आगे बताएंगे। मिसाल देखें थियरीज़ के गलत होने की वजह। अब हम यहाँ पर लेते हैं हैदराबाद शहर लेफ़्ट पे और सिकंदराबाद शहर राइट पे। अगर लोकल व्यू है तो जो सड़क बीच में से जाती है वो हमको फ्लैट लगती है, और अगर हम एक एयरक्राफ्ट से गुजरते हुए देखें तो लगेगा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद एक
कर्व पे है, हल्का सा कर्वेचर नज़र आएगा। और यही दो शहर अगर हम स्पेस क्राफ्ट से देखें तो वो एक स्फीयर पर यानी प्लैनेट अर्थ पर हम नज़र आएंगे। यहाँ पर हो ये रहा है कि अगर हम लोकल डेटा लेकर रिजल्ट्स एनालाइज करें तो जो कंक्लूजन्स हम फॉर्म करते हैं वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि दोनों शहर फ्लैट सरफेस पर है, जो कि ऐसा नहीं है। लेकिन जब डेटा एक्यूरेट हो तो रिजल्ट्स भी करेक्ट रहते हैं। चूँकि अभी तक पिछले दौर से टिल रिसेंटली डेटा ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था, इसीलिए वो थियरीज रॉन्ग होते गए। यहाँ देखें एक और मिसाल हम देते हैं। लेफ़्ट फिगर देखें, एक फ़िश है, छोटी सी फ़िश है। इमेजिन करें एक बहुत बड़ा समंदर है, अगर उससे कहें कि समंदर का शेप पता करें, डायमेंशंस पता करें, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। राइट का फिगर देखें, अगर उसको समंदर से हम बहुत ऊपर उठा दिए और वो समंदर की तरफ देखती है तो समंदर के किनारे उसे नज़र आएंगे, समंदर की शक्ल उसे नज़र आएगी, समझ में आएगी। यही मामला हमारा भी है। यहाँ देखें, एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स। हुआ क्या, ये सैटेलाइट्स एक के बाद एक वक्त के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुए। यहाँ लेफ़्ट पे देखें कोब है, बीच में देखें डब्ल्यू मैप है, राइट पे देखें प्लैंक सैटेलाइट है। जब प्लैंक सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया तो यूनिवर्स कम इनटू शार्पर फोकस, यानी यूनिवर्स केम इनटू शार्पर फोकस, फोकस बढ़ गया। लेफ़्ट पे देखें डेटा कितना धुंधला है, बीच में देखें धुंधलापन थोड़ा कम हुआ है, राइट पे देखें यहाँ पे ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट डेटा है। ये CMB डेटा है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा है, जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। इसकी बुनियाद पर काम किया गया। यहाँ देखें राइट पर मैंने वही डेटा बताया है, जिसके बारे में मुख्तसरन मैं बताते हुए आगे बढ़ूँगी। तो CMB इज़ द रेमनेंट लाइट फ्रॉम द बिग बैंग एंड इट इज़ द मोस्ट डिस्टेंट लाइट वी कैन सी इन द यूनिवर्स। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ द लाइट मोस्ट अफेक्टेड बाय द शेप ऑफ द यूनिवर्स। यानी ये CMB कब का डेटा है, जब बिग बैंग हुआ था, जब कायनात बनी थी, और जब जो वेव्स एमिट हुए थे वो वेव्स सारी कॉस्मॉस में फैले हुए हैं और बहुत दूर दूर तक का इस किस्म का डेटा प्लैंक सैटेलाइट कलेक्ट कर पाया है। और कॉस्मोलॉजिस्ट ने जब इस पर रिसर्च किया तो इसके फ्लक्चुएशंस की बुनियाद पर उन्होंने कंक्लूजन्स फॉर्म किए। द स्केल ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द CMB इज डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स विच वी नो, सो वी नो हाउ लार्ज द फ्लक्चुएशन शुड अपीयर। आगे देखें, अब जो लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स है, ये पेपर पब्लिश हुआ है 14 नवंबर 2019, मैंने नीचे रेफरेंस दिया है। एक टीम ने काम किया है प्लैंक डेटा पे। देखें, व्हेन अ टीम एनालाइज द CMB डेटा फ्रॉम द प्लैंक स्पेसक्राफ्ट they found the fluctuations were larger than expected. This means that to within a 99% certainty the universe is closed, not flat. यानी इन्होंने जो इनके जो ऑब्जर्वेशंस है CMB डेटा के, उससे उन्होंने ये कंक्लूजन फॉर्म किया कि 99% यकीनी है कि यूनिवर्स क्लोज्ड है, फ्लैट नहीं है। दिस न्यू रिसर्च कॉन्ट्राडिक्ट्स न्यूमरस प्रीवियस स्टडी शोइंग द यूनिवर्स इज फ्लैट। यानी पिछले जितने भी स्टडीज़ में यूनिवर्स को फ्लैट या ओपन बताया गया, सारे स्टडीज़ को ये रिजल्ट गलत साबित कर रहा है। अब देखते हैं शेप ऑफ द यूनिवर्स, इसके बारे में कुरान्स व्यू, कुरान का क्या कहना है। वजअलना समाअ सक़फ़म महफ़ूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिज़ून, and we have made the heavens as a canopy well guarded, yet do they turn away from the signs which these things point to। और हमने अपने कुदरत से आसमान को मिसल एक छत के बनाया जो महफूज है, और ये लोग इस आसमान के अंदर की मौजूदा निशानियों से एराज़ किए हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने आसमान को एक छत बनाया। आगे देखें राइट का फिगर, अगर आसमान एक छत है ज़मीन पे रहने वाले हर फर्द के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो छत भी स्फीयर होगा, चूँकि अर्थ भी स्फीयर है। लेफ़्ट पे एक आयत और देखें, वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। एंड हैव वी नॉट बिल्ट ओवर यू द 7 फर्मामेंट्स। यानी आसमान जो होगा ज़मीन की तरह स्फीयर होगा, चूँकि अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में बता दिया कि हमारे ऊपर उसने आसमान बनाए, तो हर इंसान के ऊपर आसमान है, तो जाहिर सी बात है कि आसमान भी 360 डिग्री सॉलिड एंगल हमारे ऊपर मौजूद होगा, जैसा मैंने राइट तस्वीर में बताया है। और इस आयत की मज़ीद तशरीह देखें, वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा। बिना का माने डेरा है, इमारत है। फ़ौक़कुम यानी तुम तमाम पर,
लेफ़्ट पे देखें मैंने एक टेंट बताया है, और अगर ऐसा टेंट ज़मीन पे रहने वाले हर इंसान के सर पर हो तो सारे टेंट्स मिलकर एक स्फीयर बन जाएंगे, जैसा मैंने राइट पर बताया है। ये है शेप ऑफ द यूनिवर्स, हमारी कायनात, हमारे आसमान की शक्ल। और एक मिसाल मैंने लेने की कोशिश की है, देखा कि क्या अल्लाह ने आसमान को या आसमानों को किसी चीज़ की मिसल बताया है ताकि हम आसमान की शक्ल समझ पाएँ। यह आयत देखें, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना। अल्लाह ऐसा है जिसने 7 आसमान पैदा किए और इन्हीं की तरह ज़मीनें भी, और इन सब में अल्लाह ताला के अहकाम नाजिल होते रहते हैं। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि 7 आसमानों के मिसल 7 ज़मीनें भी उसने पैदा की। इसके कई मीनिंग लेते हैं लोग, लेकिन मुझे एक हदीस से इसके माने समझ में आए हैं। नीचे देखें, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि उनका एक दूसरे साहब से एक ज़मीन के बारे में झगड़ा था। वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे वाक़या बयान किया। उन्होंने जवाब में फ़रमाया, अबू सलमा, किसी की ज़मीन के नाहक लेने से बचो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर एक बालिश के बराबर भी किसी ने ज़मीन के बारे में जुल्म किया तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ इसे पहनाया जाएगा। ये हदीस से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़मीन के अंदर लेयर्स हैं जिन्हें 7 ज़मीनें कहा गया है। देखें, इस तस्वीर में मैंने जानने की कोशिश की कि इनर अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। राइट पर देखें, ये अर्थ का इनर है, सेंटर पे देखें, बॉटम पे इनर कोर बता रहे हैं जो सॉलिड है येलो कलर में। उसके बाद देखें डार्क येलो कलर का दूसरा लेयर है, उसके बाद ऑरेंज कलर का थर्ड लेयर है, उसके बाद रेड कलर का फोर्थ लेयर है, ग्रीन कलर का फिफ्थ और डार्क ग्रीन कलर का सिक्स्थ, और आखिर में एक ब्लू कलर का 7th लेयर है। इस तरह से 7 लेयर्स की मिसल आसमान, 7 आसमान है। ये बात मुझे समझ में आई है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि 7 आसमानों के मिसल 7 ज़मीनें भी हैं। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आसमान, जो 7 आसमान है, वो एक दूसरे के ऊपर स्फेरिकल शेप में, जैसा मैंने लेफ़्ट पे फिगराइज किया है। अलम तरौ कैफ़ा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने 7 आसमान ऊपर तले कैसे बनाए हैं। See you not how Allah has created the 7 heavens one above another। और एक भी बात एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि कायनात जैसा अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस पे, वैसे ही सेंट्रल एक्सिस पे वो रोटेट हो रही है। ये आयत देखें जो हम पहले भी दूसरे मानों में देखे थे, वह समाई ज़ाति रज, आसमान की कसम जो लौट रहा है, बाई द फर्मामेंट विच रिटर्न्स। The verse says that the universe is coming back to the same point from where it is initiated. It may also imply that the universe is closed and spins. Allah knows the best। यानी ये आयत के एक माने ये भी हो सकते हैं कि आसमान क्लोज्ड है और फिर अपने सेंट्रल एक्सिस पे उस तरह से रोटेट हो रहा है जैसा कि अर्थ रोटेट हो रही है। वस्समाई ज़ाति रज, यूनिवर्स स्पिन सिमिलर टू अर्थ। अब फेट ऑफ द यूनिवर्स विल बी डिसाइडेड बाय द शेप ऑफ द यूनिवर्स, ये कहा गया है। हम चूँकि ये कंक्लूड कर रहे हैं कि यूनिवर्स का शेप स्फीयर है और इसका एंड, इसकी फेट बिग क्रंच होगा, इस बात को हम समराइज करते हुए ये टॉक ख़त्म करेंगे। कुरान फेवर्स थियोरी ऑफ बिग क्रंच, ये मैंने तफसील से पिछले वीडियोज़ में डिस्क्राइब कर दिया है, यहाँ मुख्तसर देखें। इज़ अ समाउ फतरत व्हेन द स्काईज रेंट एसेंडर, यानी जब ये कायनात फैलते फैलते बलून की तरह एक वक्त फट जाएगी तो सारा मैटर एक पॉइंट पर आ जाएगा। फटने को अल्लाह ताला कहते हैं द स्काईज रेंट असेंडर। फिर सारा आसमान नहीं बल्कि सारे आसमानों को अल्लाह ताला अपनी मुट्ठी में ले लेगा। दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग बिग क्रंच। द कुरान फेवर्स बिग क्रंच। ऑन द डे ऑफ जजमेंट द होल ऑफ द अर्थ विल बी हिज handful and the heavens will be rolled up in his right hand. Glory to him, high is he above the partners they attribute to him। समरी है, ये बता रही है कि कायनात का इख्तिताम उसकी शक्ल पे डिपेंड होगा। शक्ल फ्लैट हो सकती है, हाइपरबोलिक हो सकती है, क्लोज हो सकती है। अगर शक्ल क्लोज हो तो उसका एंड, उसका इख्तिताम बिग क्रंच से होगा। कुरान 2 बातों को फेवर कर रहा है यहाँ पर कि एक तो कायनात, हमारा आसमान स्फेरिकल है, और दूसरा इसका इख्तिताम बिग क्रंच से होगा। द फाइनल वर्ड, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। We will show them our signs in the universe and in their own selves until it becomes manifest to them
that it, the Quran is the truth. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनकरीब हम उनको आफाक में और उनके अपने नफ्स में निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर ये बात साबित हो जाएगी कि कुरान हक़ है। बेशक वो वक़्त आ चुका है और ये साबित हो चुका है कि कुरान हक़ है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।